हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, 2213 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2021 के लिए हम लोगों ने जो न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज को स्टार्ट किया था उसी को आज आगे बढ़ाते हुए सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, इस सेट का कटअप जो है 75 रखा गया है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। आपको कोशिश करना है केवल 5 से 7 सेकंड के बीच में आंसर दे देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने 1887 में वेलूर मठ और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था इन्होंने। केशव चंद्र सेन के द्वारा प्रार्थना समाज और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। क्लियर है, ध्यान रखेंगे सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है यह 1775 से 82 के दरमियान हुआ था। उस समय गवर्नर कौन था? तो उस समय गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। और यह जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था यह किसके तहत समाप्त हुआ था? तो सालबाई की संधि, जो कि 1782 में हुई थी, सालबाई की संधि। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसी के तहत जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। अगर हम बात करें कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो फ्रेंड्स ये 1803 से यहाँ लिखा हुआ 1805 के दरमियान चला था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है यह 1817 से 1819 के दरमियान चला था। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध था, इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। तो पूछा जाए कि किस आंग्ल मराठा युद्ध के तहत मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त किया गया? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के तहत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। जितने भी हमने बिहार दरोगा से संबंधित वीडियो को कवर किया हुआ है सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए, सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे उपयुक्त आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैंधव सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी। सबसे पहले जो है इसकी खोज हड़प्पा में हुई थी। रावी नदी के तट पर हड़प्पा है। 1921 में दयाराम साहनी ने जो है इसकी खोज की थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक तत्व का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म के बारे में पूरी डिटेल में आपको पता होगा, यहाँ मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करूँगा। ठीक है, तो देखिए इसमें से करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्यादवाद अथवा अनेकात्मवाद। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें वैष्णव धर्म तो ये हो जाएगा व्यूहवाद। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग जो है यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि किस सन में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल, यहाँ पर जनरल बना लीजिएगा, के पद की शुरुआत की गई? तो ये हो जाएगा 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, आपको पता हो जाएगा। और इसके तहत जो है पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स बना था। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जालियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है। तो जालियांवाला बाग जो है ये पंजाब में है, अमृतसर में है। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो डेट सहित आप याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 में। और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के तुलसीदास समकालीन थे? तो तुलसीदास जो थे यह किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर के समकालीन। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि कबीर किस बादशाह के समकालीन थे, किस शासक के समकालीन थे, तो कबीर जो थे यह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उस समय दिल्ली पर किसका शासन था? तो तुगलक वंश का शासन था। और तुगलक वंश का शासक कौन था उस समय? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट
रहने वाले थे। तो फ्रेंड्स ये जो रहने वाले थे ये कहाँ के रहने वाले थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुसुमपुर पटना का। ठीक है, ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कह लीजिए, इन्हीं के दरबार में रहते थे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम तथा सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास एवं बंबई की निम्नलिखित में से किस भूमि व्यवस्था का प्रचलन किया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी ध्यान रखेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन था? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। क्लियर है? चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस गवर्नर जनरल के समय ठगी प्रथा का दमन भारत में किया गया? ठगी प्रथा और सती प्रथा, ये ध्यान रखेंगे। इसका दमन जो किसने किया है? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ठगी प्रथा का दमन किया गया। इसके लिए उसने एक अधिकारी की नियुक्ति की और उस अधिकारी का नाम था कर्नल सलीमन। ठीक है, उसी की सहायता से जो है 1830 में, ध्यान रखेंगे, इसने ठगी प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का युद्ध लड़ा गया था 1761 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ था उस समय। ठीक है, इसमें मराठों की हार हो गई थी। अगर पूछा जाए कि उस समय मराठा पेशवा कौन था, तो बालाजी बाजीराव उस समय मराठा पेशवा थे। राइट आंसर 1761 हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर मुझसे कहीं गलती हो जाती है तो आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप उसको करेक्ट करके कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और करेक्ट आंसर लिख दीजिएगा। चलिए, वैसे मैं पूरा प्रयास करता हूं कि गलती ना हो मुझसे, लेकिन बोलने के क्रम में हो सकता है कि मुझसे कुछ छूट जाए या फिर मैं गलत टिक लगा दूँ। बोलता सही हूँ, कभी कभी क्या होता है कि गलत ऑप्शन पर मैं टिक लगा देता हूँ। 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने किस राज्य की स्थापना की थी? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने, ये चार ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, यहाँ से सबसे करेक्ट आंसर जो है वो आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा के लिए करीब हम लोगों ने 100 से अधिक वीडियो को कवर किया हुआ है। सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोगों ने करंट अफेयर्स को भी शुरू किया था, हालांकि मैं कुछ निजी कारण से बाहर चला गया था, लेकिन अब मैं रेगुलर हूं और रेगुलर आपको करंट अफेयर्स का वीडियो भी मिलेगा। चलिए, तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यों का विलय करना छोड़ दिया। देखिए 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ? 1858 ईस्वी में रानी विक्टोरिया ने एक घोषणा जारी की जिसमें देशी राज्यों को यह उसने आश्वासन दिया कि किसी भी हालत में उनके राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय नहीं किया जाएगा। चलिए, लॉर्ड कैनिंग था उस समय विद्रोह के समय। उसके बाद देखिए संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि संविधान सभा की स्थापना जो है कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर जो है कब की गई थी? तो ये की गई थी, इसका गठन जुलाई 1946 में। ठीक है, संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जो है जुलाई 1946 में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो कैबिनेट मिशन योजना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देख लीजिएगा कि रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो रेणुका जो है, देखिए आर्द्रभूमि क्या होता है? वैसी दलदली भूमि जहाँ पर वर्षा अथवा वर्ष के कुछ महीने जल का जमाव रहता है। ठीक है, वेटलैंड इसको कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चूटक पनबिजली परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह जो है सुरू नदी पर है। किस नदी पर है? सुरू नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग कौन सा है? तो ये हथकरघा उद्योग है। कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? तो देखिए ये जो बेतवा नदी है, उसके बाद यहाँ पर आप चंबल नदी देख रहे हैं। बेतवा और चंबल जो है यह यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ये यमुना में मिलती है और ये कहाँ जाके गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में, गंगा से होते हुए। ठीक है, उसके बाद अगर महानदी की बात करें तो यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। ताप्ती जो है यह अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद मैकमोहन लाइन क्या है? तो मैकमोहन लाइन आपको पता है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत पाकिस्तान, बताइए, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हरित क्रांति का जन्मदाता। देखिए अगर यहाँ पर भारत में लिखा होता क्वेश्चन में कि भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता, प्रश्न में अगर स्पष्ट लिख दिया गया होता तो डॉक्टर स्वामीनाथन होता, लेकिन यहाँ जो है सिर्फ लिखा गया है हरित क्रांति के जन्मदाता। तो विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? रबी फसल की बुआई जो होती है यह किन महीनों में होती है? तो अक्टूबर नवंबर में होती है, आपको पता हो जाएगा, ठीक है। और फरवरी से लेकर के अप्रैल तक में इसकी कटाई की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने जो हैं ये नवंबर दिसंबर होते हैं, ठीक है। नवंबर दिसंबर में यहाँ जो है वर्ष में सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? सबसे ज़्यादा चिकनी मिट्टी की होती है, सबसे कम पूछा गया है तो बलुई दोमट मिट्टी की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर के गंगा कहलाती है, कहाँ पे? तो फ्रेंड्स ये देवप्रयाग में मिलती हैं और यहीं से जो संयुक्त धारा बहती है ये जो है धारा गंगा कहलाती है, ठीक है। तो राइट आंसर देवप्रयाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए, भारत में स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किसने निर्धनता की अवधारणा का विचार किया था? तो ये फ्रेंड्स किसने किया था बताइए? तो फ्रेंड्स ये जो है विचार किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। दादा भाई नौरोजी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, बताइएगा कौन सी पुस्तक है उनका, बताइए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौसमी बेरोजगारों को सही तरीके से परिभाषित करता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका जो है फ्रेंड 27 का मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत कुछ लोग को वर्ष के कुछ खास महीने में ही रोजगार प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तब इसकी उत्पादकता की मांग, देखिए उत्पादन नहीं लिखा गया है, उत्पादकता लिखा गया है, ठीक है। तो जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो उसकी उत्पादकता जो है उसकी भी मूल्य बढ़ जाएगी, उसकी भी मांग बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ अगर उत्पादन लिखा होता तो उत्पादन इसका घटता है, जब वस्तु की मूल्य बढ़ता है तो उत्पादन घटता है, लेकिन यहाँ उत्पादकता लिखा गया है, उत्पादकता भी बढ़ जाएगी। जहाँ से वो अगर चीज़ निकल रही है, अगर उसका जो रॉ मटेरियल है उसका भी तो दाम बढ़ जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की बिक्री कहलाती है। तो ये बिक्री जो है ये क्या कहलाती है? आधिकारिक आरक्षित लेन देन। क्या कहलाती है? आधिकारिक आरक्षित लेन देन, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो हैं ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करना एक संवैधानिक अनिवार्यता है, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो आपको पता होगा कि आर्टिकल जो 112 है इसमें बजट अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है समाहन किया गया है, ठीक है। तो 112 है इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है 31 का, तो 31 का यहाँ 112 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सुधार कर लीजिएगा, 112 इसको बना लीजिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की सहायता से, तो बताइए राइट आंसर इसमें से पढ़ के बताइए कौन सा सही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले जान लीजिए कि जीएसटी भारत में कब शुरू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को। केंद्र और राज्य स्तरीय अधिभारों को सम्मिलित करने हेतु जीएसटी जो है केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, अर्थात सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है जीएसटी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा, देश में आर्थिक एकीकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा, देश एक कर बाजार के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सभी सही हैं। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रुपये की परिवर्तनीयता के संदर्भ में सही है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह चालू और पूंजी लेखा दोनों पर परिवर्तनीय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि व्यापक आधार युक्त व्यापार और निवेश करार यानी कि बॉन्ड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भारत और निम्नलिखित में से किस एक के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है? तो ये पड़ता है यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न है थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया है, लेकिन अगर इतना आप इकोनॉमिक्स कर लेते हैं तो अच्छा खासा आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा
कि किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी यानी कि सोशल कैपिटल के नाम के रूप में समझा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये किसको समझा जाएगा, इसको समझा जाएगा समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है जॉन मेनार्ड किन्स ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन लिखा है। अमर्त्य सेन ने द आइडिया ऑफ जस्टिस लिखा है। ठीक है, चलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, आपको पता होगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन से राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों, संघ राज्य क्षेत्रों भी आप बना सकते हैं, का ब्यौरा देती है। तो ये किस अनुसूची में है? तो ये पहली अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, पहली अनुसूची में है। ध्यान रखेंगे टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां, जिसमें कि पहली अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नामों की सूची है। उसके बाद दूसरी अनुसूची में क्या है? तो विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में उनके शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है। उसके बाद देखिएगा कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। आपको पता है कि यह संसद में है। किसके पास है? भारतीय संसद के पास है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? बताइए 249 जो है यह किससे संबंधित है? तो राज्य सूची के विषय पर संसद संबंध में संसद। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन में से इसमें से चुनकर सही आंसर बताना है। तो देखिए भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो अशोक चक्र है उसमें 24 तीलियां हैं, ये भी सही है। राष्ट्रीय ध्वज की देखिए चौड़ाई और लंबाई लिखा गया है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, लेकिन यहाँ उलट दिया गया तो ये भी उलट जाएगा, तो 2:3 ये भी सही दिया हुआ है। तो सभी सही हैं, 1 2 3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में राज्य विधायपालिका, यहाँ देख लीजिएगा स्टेट लेजिस्लेटिव्स का उच्च सदन कौन सा है? तो आपको पता होगा कि ये कौन सा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विधान पालिका परिषद, विधान परिषद। ठीक है, कितने राज्यों में है विधान परिषद? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि विधान परिषद जो है जम्मू कश्मीर विधानसभा के विघटन के पश्चात वर्तमान में 6 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उंगली पर काउंट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विषयों की पहचान करें। तो मद्य निषेध, क्या ये है मद्य निषेध? बताइए। मद्य निषेध 47A में है, अनुच्छेद 47E। तो बिल्कुल है, आपको पता है कि नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक में है। ठीक है, कारखाने एवं खानों में बाल श्रम निषेध ये नहीं है। ये जो है ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ये आर्टिकल 24 में है। उसके बाद बेगार अथवा बलात् श्रम निषेध ये भी नहीं है, ये आर्टिकल 23 में है। अस्पृश्यता आर्टिकल 17 में है, 17 में है। तो बताइए विषयों की पहचान कीजिए। तो केवल जो है एक हो जाएगा, ये मद्य निषेध केवल है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? बताइए सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूचना का अधिकार। सामान्य कार्य हेतु समान वेतन है, काम का अधिकार भी है, और अभी मैंने मद्य निषेध बताया ये भी नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है। सूचना का अधिकार जो है ये फंडामेंटल राइट है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो है यह सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियमित की गई है? तो देखिए राइट आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा, सूचना का अधिकार जो है ये किस में है? बताइए, माफ कीजिएगा, ये जो अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता जो है यह किस अनुच्छेद में नियमित की गई है? तो ये 19(1)G में भारत में कहीं भी व्यापार करने का यह मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार में ये आता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, देखिए आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। तो देखिए भारत की संविधान अध्यक्षात्मक है, ये नहीं होगा। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये भी नहीं है। भारत एक कुलीन क्षेत्र है, ये भी नहीं है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है, चलिए 46 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 देख लीजिएगा कि हमारे निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है?
बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, के.एम. मुंशी ने। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे 49 में। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, यह जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसके तहत जोड़े गए थे। तो 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन से अस्वीकार कर दिया गया हो तब, यहाँ पर चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति बराबर है। संयुक्त अधिवेशन मात्र साधारण विधेयक पर ही लाया जाता है। देखिए, धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा का शक्ति बराबर है, और संयुक्त अधिवेशन की जहाँ बात करते हैं तो संयुक्त अधिवेशन जो है केवल साधारण विधेयक पर लाया जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान के प्रथम संशोधन जो कि वर्ष 1951 में पारित किया हुआ था, जो निम्न में से किससे संबंधित था। ध्यान रखेंगे पहला संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा कुछ राज्यों के लिए कृषि और कृषि भूमि सुधारों के संरक्षण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिक्किम एक राज्य बना था। तो सिक्किम एक राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, और इसके तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। क्लियर, ये क्रम भी याद रखेंगे, 22वां राज्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 एक्चुअली 21 में जारी किया गया था, तो 2020 वाला ही हो सकता है 2021 भी आपसे पूछा जाए, तो इस तरह से भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा था। तो देखिए भारत का स्थान जो था इसमें 86वां था, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यह जारी कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था इसको जारी करता है। पहले स्थान पर संयुक्त रूप से न्यूजीलैंड और डेनमार्क था। ठीक है, सबसे आखिरी में साउथ सूडान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। यह इंडेक्स जो है जर्मन वाच के द्वारा जारी किया गया है, और इसमें भारत का स्थान 7वां है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2021 रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है। देखिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामले के विभाग के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसके अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2021 में 7.3% की दर से बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में अमेरिका में कौन व्यक्ति देश के पहले सेकंड जेंटलमैन बन गया है। देखिए सेकंड जेंटलमैन, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके पति या पत्नी को क्रमशः सेकंड जेंटलमैन या फिर सेकंड लेडी कहा जाता है। तो देखिए सेकंड लेडी और सेकंड जेंटलमैन, तो अभी उपराष्ट्रपति वहाँ के कमला हैरिस हैं, तो वहाँ के सेकंड जेंटलमैन कौन हो जाएंगे, उनके पति हो जाएंगे, और उनके पति कौन है, डगलस एमहॉफ हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मध्य प्रदेश के किस बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। 56 का करेक्ट आंसर जो है ओंकारेश्वर बांध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी। ध्यान रखेंगे 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष पूछा गया तो जी सतीश रेड्डी हैं, जी सतीश रेड्डी। इसरो के K. शिवन हैं। हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार कौन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है बताइए। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झोंग सांसान। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 58 के बाद 59 नंबर कि जनवरी 2021 को 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। देखिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 में इस सम्मेलन की थीम क्या थी। इसकी थीम क्या थी फ्रेंड्स, थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा संजय कपूर को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा संजय कपूर को।
हाल ही में किसे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया है? तो देखिए, सोमनाथ मंदिर का जो चेयरमैन, ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, इससे पहले जो थे मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे, उनको चुना गया था। तो नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं जिनको कि सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया है। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण की घोषणा की है। इस चरण में लगभग कितने लोगों का टीकाकरण किया जाएगा? तो इसमें जो है करीब कितने लोगों का किया जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स इसका हो जाएगा लगभग 27 करोड़ का। भारत के किन 2 शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन बिहार बीएड का भी एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि देश की पहली जो है एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई थी? तो ये हरियाणा में हिसार और चंडीगढ़ के बीच में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने छात्रों और युवाओं में संविधान की जागरूकता हेतु किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, ये जो अभियान है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है फ्रेंड्स ये है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में 91वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? ये जो 91वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका आयोजन गोवा में किया गया था और इसमें जो है इनटू द डार्कनेस को यह अवार्ड दिया गया है गोल्डन पीकॉक का। यह एक डेनिश मूवी है, डेनमार्क की मूवी है, डेनिश मूवी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किसने महिला T20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगाया है? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए मात्र इन्होंने 36 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाया है। ये न्यूजीलैंड की कप्तान है सोफी डिवाइन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष की अगर बात करें, पुरुष T20 में तो 3 लोगों के नाम रिकॉर्ड है, रोहित शर्मा, डेविड मिलर और सुदेश विक्रमशेखरा। इन तीनों ने 35 गेंदों में शतक लगाया है। उसके बाद देखिए कि साल 2021 का G7 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित था? तो ये हो भी गया है, कार्नवाल ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। G7 की स्थापना के बारे में ध्यान रखेंगे। इसका स्थापना 1975 में हुई थी। G7 में कितने सदस्य हैं? तो ग्रुप ऑफ 7 सदस्य देश हैं। काउंट कीजिए उंगली पर। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। क्लियर? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और यह इसका 47वां सम्मेलन था। क्रम भी आप यह ध्यान रखेंगे। देखिएगा, हाल ही में जूको घाटी, ठीक है, आग के फैलाव के कारण चर्चा में रही। यह घाटी किन 2 राज्यों के मध्य स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। यह जो वैली है यह है नागालैंड और मणिपुर के बीच में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मरीन मेगा फौना स्टैंडिंग गाइडलाइंस के साथ किस एक्शन प्लान का दस्तावेज जारी किया है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए फ्रेंड्स। 69 का करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा नेशनल मरीन ड्यूइंग एक्शन प्लान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गणतंत्र दिवस 2021 में कौन से मुख्य अतिथि थे? तो इस बार कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। इस बार भारत ने 2021 में अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाया है। 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने अभी मनाया है 15 अगस्त 2021 को। तो क्रम भी आप याद रखेंगे, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ किया गया है, बता दीजिए फटाफट इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लद्दाख में। ठीक है, उसके बाद देखिए, हाल ही में जो गुच्छी मशरूम है, गुच्छी मशरूम, इसको GI टैग दिया गया है। ये जो गुच्छी मशरूम आप देख रहे हैं, यह जो है मशरूम किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरोग्य श्री योजना को आयुष्मान भारत योजना में विलय करने की घोषणा की है? तो यह किस राज्य सरकार ने की है? यह किया है तेलंगाना की राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर। हाँ, 74 नंबर देखिए कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने में क्या होगा कि इसका राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि वायुमंडल में दबाव और घनत्व अत्यंत कम हो जाने पर गुब्बारे के अंदर भरी हुई जो हाइड्रोजन का दबाव है वह मंडलीय दबाव से अधिक होने के कारण गुब्बारों का फैलाव होने लगता है। ठीक है, अतः इसमें जो है इसकी वृद्धि में आमाप वृद्धि होगी। उसके बाद देखिए वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? तो इसका कारण जो है धूल कण है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो
और यहाँ ओजोन, तो बताइए राइट आंसर इसमें से क्या होगा। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों बनता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन एक सही नहीं है, सही नहीं पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से सही नहीं जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम होता है। देखिए आर्द्रता बढ़ने पर वेग बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही आंसर आपको चुन करके बताना है। देखिए, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहिया पर उल्टेगा, अंदर की पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें से अगर हम बात करें, देखिए वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए एक पिंड 2 प्रकार का बल प्रकार करता है। पहला जो है अभिकेंद्र बल, जो कि वृत्ताकार पथ पर केंद्र की ओर कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है अपकेंद्रीय बल या फिर अपसारी बल, जो कि वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। तो जब ये दोनों संतुलित अवस्था में होते हैं तब वस्तु संतुलित होकर के वृत्ताकार पथ पर गतिशील रहती है, परंतु 4 पहियों वाला वाहन अपसारी बल अधिक होने के कारण बाहरी पहियों पर उल्टेगा या फिर बाहर की तरफ फिसलेगा। तो करेक्ट आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा, अब बता दीजिए। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, बाहरी पहियों पर उल्टेगा या फिर बाहर की तरफ फिसलेगा। 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्था पर विचार कीजिए। सूजे हुए लसिका पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति लोप, वजन का घटना। इनमें से एड्स का लक्षण कौन सा है। इनमें से एड्स का लक्षण जो है तीनों हो जाएगा, चारों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एड्स का बारे में आपको पता होगा, यह वायरस से होता है, HIV वायरस से। उसके बाद देखिए ऑक्टोपस। तो देखिए ऑक्टोपस जो है ये क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑक्टोपस जो है एक मृदु कवची है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह तथ्य कहलाता है। तो यह तथ्य जो है क्या कहलाता है, बहुप्रभावित। उसके बाद देखिएगा, विश्व के कुछ भागों में विद्यमान महामारी पशुओं के फुट एंड माउथ रोग का कारण होता है। किसके कारण से होता है, फुट और माउथ रोग। तो ये होता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर मुंह और खुर का जो रोग है यह विषाणु के कारण से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं इसमें से आपको बताना है। देखिए सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है सही नहीं है। टीक और माइट वास्तव में होते हैं। टीक और माइट, तो देखिए फ्रेंड्स, टीक और माइट जो होते हैं यह मकड़ी वंशी होते हैं। ठीक है, टीक और माइट जो होते हैं यह स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स, माइट्स, टीक, किंजरबर्ग्स। ठीक है, तो राइट आंसर मकड़ी वंशी हो जाएगा। गुरुत्वीय जी का मान किसके साथ घटता है, तो आपको पता होगा जी का मान जो है यह जो है ऊंचाई पर बढ़ने या फिर घटने के साथ इसका मान जो है परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 85 का डी हो जाएगा, ऊंचाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए हुए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है। तो ये नील बोर के द्वारा बताया गया है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, आपको ध्यान होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि फूल के सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है, तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 88 का बाह्य दलपुंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 89 देखिएगा कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है। तो विभाजन की क्षमता जो होती है यह शीर्षक से विभाज्योतक में होती है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, बताइए इसमें से भौतिक परिवर्तन जो है कौन सा है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर बात करें इसमें से भौतिक परिवर्तन की, तो इसमें से भौतिक परिवर्तन जो है कोको कोला पेय में नमक डालने से गैस निकलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसेटिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। तो फ्रेंड्स ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा इथेनाइल इथोनेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अदरक एक तना है न कि एक जड़, क्योंकि इसमें पर्व तथा पर्व संधि होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अनानास क्या है, तो अनानास जो है एक कंपोजिट फल है। अनानास क्या है, एक कंपोजिट फल है। वह फल जो संपूर्ण पुष्पक्रम से बनता है कंपोजिट फल कहलाता है। कंपोजिट फल के उदाहरण अनानास हो जाएगा, अंजीर हो जाएगा, सहतूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि इसमें से पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। 95 नंबर देख लीजिएगा, 95 नंबर है, मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 95 से लेकर के 100 तक में। ठीक है, तो मैथ का मैं आंसर आपको बता देता हूँ। 95 का करेक्ट आंसर जो है
ये हो जाएगा 19,488, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद इसका PDF मैं दे दूंगा, जहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मैं आज ही कोशिश करूँगा सारे सेट का PDF दे देने के लिए। 96 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 156 हो जाएगा, 56 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 97 का करेक्ट आंसर जो है ये कितना हो जाएगा, तो x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 98 का देख लीजिएगा, 98 का करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा 2/9, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 99 का देखिएगा, 99 का करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स 135 मीटर हो जाएगा। 100 का करेक्ट आंसर जो है यह 12 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स हमने 100 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।